हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूद इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी पोइट्स बनते हैं, राइटर्स बनते हैं, उन सभी को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि इसी लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी सब कुछ, क्योंकि लिटरेचर इतना वास्ट है कि हम जितना भी करना चाहे, जैसे एक समुद्र में से केवल एक बाल्टी पानी, एक चम्मच पानी लेने के बराबर होगा जो मैं आपको करवाऊंगी, पर ये सब आपके लिए उतना होगा तो जितना आपके एग्जाम में आएगा, वो सभी मैं आपको आज इस लेक्चर में करवाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पोइट हैं उनके बारे में जो कुछ होगा आपके एग्जाम में आएगा, जो वही मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए, ये लेक्चर आपका एचटेट, सीटेट, नेट, जो भी पीजीटी से रिलेटेड होंगे, जो भी पीजीटी से रिलेटेड रहेंगे एग्जाम, उन सब में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे, इनसे बाहर आपके कोई नहीं आने वाले। देखिए, अमेरिकन लिटरेचर में फर्स्ट है, देखिए, जोहन स्मिथ। यहाँ हम एक सीरीज में करते जाएंगे और आप इनको एक सीरीज में ही राइट करते जाना। तो देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से है ये जो जोहन स्मिथ है, ये अमेरिकन लिटरेचर के फर्स्ट राइटर कहे जाते हैं, यानी कि अमेरिका का लिटरेचर लिखने वाले सबसे प्रथम राइटर रहेंगे जोहन स्मिथ, जिन्होंने सबसे पहले लिखा था अ ट्रू रिलेशन ऑफ वर्जीनिया, अ ट्रू रिलेशन ऑफ वर्जीनिया 1608 में, यानी कि 1608 में इन्होंने ये अपना वर्क राइट किया था। इसी को हम 1608 भी बोलते हैं, चाहे 1608 या 08 भी आप इसको बोल सकते हो। न्यू इंग्लैंड एंड समर आयल्स। तो देखिए, न्यू इंग्लैंड एंड समर आयल्स इन्होंने 1624 में राइट किया था। तो ये दो वर्क आपको याद रखने हैं जोहन स्मिथ से। इनको आपको देखिए डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम आपको याद रखने हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए, रिवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ अमेरिका। तो देखिए, अमेरिकन लिटरेचर का जो रिवोल्यूशनरी पीरियड है, तो वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है 1700s। उसके बाद आ जाता है थर्ड पे, रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर। तो देखिए, इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर, ये आप लिख लेना। तो देखिए, इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर है जो, उसका रोमांटिक पीरियड माना जाता है। जैसे कि इंग्लैंड में रोमांटिक पोइट्स रहे, राइटर्स रहे हैं, वैसे ही अमेरिका के भी कुछ रोमांटिक राइटर्स रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में राइट किया था। तो ये पीरियड माना जाता है 1820 से लेकर 1860 तक, यानी 1820 के दशक से लेकर 1860 के दशक तक ये पीरियड माना जाता है। उसके बाद देखिए, फोर्थ आता है द ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ अमेरिका। तो देखिए, जितने भी प्लेज होते हैं, जो हमारा पिछला समय रहा है पास्ट में, सभी प्लेज होते थे जो वो कहाँ पर प्रेजेंट किए जाते थे, कहाँ पर उनकी प्रस्तुति होती थी, प्रेजेंटेशन कहाँ होती थी, तो वो होती थी थिएटर्स में। तो इसलिए थिएटर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो देखिए, सबसे ओल्डेस्ट थिएटर माना जाता है जो अमेरिका का, जहाँ पर प्ले या फिर ड्रामा प्रस्तुत किए जाते थे, वो कौन सा रहेगा? तो वो देखिए, उसका नाम है द वॉलनट। ये देखिए, नेट तक के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। और ये फाउंडेड किया गया था, इसकी स्थापना हुई, इसकी नींव रखी गई थी। तो वो कब रखी गई थी? वो थी 1809 में। और देखिए, इसे थिएटर के अंदर द राइवल्स प्ले को स्टेज किया गया था, यानी द राइवल प्ले है जो, उसको स्टेज किया गया था, स्टेज पर प्रस्तुत किया गया था। वो किया गया था 1812 में। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट प्ले जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था वो था द राइवल्स। तो ये आपको याद रखना है, द राइवल्स। उसके बाद आ जाता है, देखिए, इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर करेंगे एक राइटर। अब राइटर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए, फिलिस व्हिटली, ये देखिए अमेरिका की फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर कही जाती है, और पोइट कही जाती है, और वुमेन पोइट कही जाती है। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन पोइट एंड फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन पोइट टू पब्लिश हर राइटिंग। अब देखिए, पब्लिश करने में अगर बात करें तो सबसे पहले जो पब्लिश किया गया वर्क, तो वो इस वुमेन का, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन पोइट थी, इसका पब्लिश किया गया था वर्क, जिसका नाम था रिलीजियस एंड मोरल। 1773 में, 1773 में इसको पब्लिश किया गया था। अफ्रीकन अमेरिकन
पोइट की, जिसका नाम है फिलिस वेटली। अब देखिए फिलिस वेटली है जो, बात करें तो अफ्रीकन अमेरिकन पोइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में पहले स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि जो दास प्रथा है बहुत ज़्यादा थी। अब जितने भी अफ्रीका से जो भी काम करने के लिए आते थे उनको स्लेव बना लिया जाता था यहाँ पर, या फिर खरीद कर लाया जाता था। जो मानव जाति थी उनको, लोगों को खरीद कर लाते थे और यहाँ पर सेल कर दिया जाता था, और घरों में नौकरों की तरह इनको रखा जाता था, नौकर ही बना लिया जाता था। और ये भी उनमें से ही एक थी, यानी स्लेव थी ये एक, जो अपने मास्टर के घर में, यानी कि अपने मालिक के घर में जो रहती थी। और उसी वक्त इसने लिखना स्टार्ट किया था, जो कौन थी, फिलिस वेटली। और इस तरह से ये क्या बनी थी, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन पोइट ये बनी थी। और 1773 में इन्होंने फर्स्ट वर्क अपना पब्लिश करवाया था, रिलीजियस एंड मॉरल। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह से ये। सिक्स्थ आता है विलियम कुलिन ब्रायंट। अब विलियम कुलिन ब्रायंट की बात करें तो एक रोमांटिक पोइट रहे हैं ये। रोमांटिक पोइट के साथ साथ ये एक जर्नलिस्ट, एक एडिटर भी रहे। और देखिए इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपको याद रखने हैं, जो कौन से रहेंगे, वर्क के बारे में जानना है आपको, तो वो कौन से हैं, टू ए वाटरफॉल, टू ए वाटरफॉल 1811 में ये इनका पब्लिश हुआ था वर्क। और सेकंड है ह्यूमन टू द सी। ये दो वर्क आपको याद रखने हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो रहेगा थैनाटोप्सिस। थैनाटोप्सिस है जो, इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 1821 में ये पब्लिश किया गया था। और इस वर्क की बात करें तो देखिए इसकी समरी को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये थैनाटोप्सिस है जो, इसका मीनिंग क्या रहेगा, तो ये देखिए ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया वर्ड है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मीनिंग क्या रहेगा, मेडिटेशन ऑन डेथ, यानी डेथ पर मेडिटेशन। तो ये इसका मीनिंग है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ से। और देखिए इस पोइम के बारे में थोड़ा सा और जाने तो ये पोइम जब स्टार्ट होती है तो ये किसके बारे में बताती है, द पोइम स्टार्ट्स बाय टॉकिंग अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू मेक अस फील बेटर। अब देखिए जब ये पोइम स्टार्ट होती है तो इसमें क्या बताया गया है कि नेचर है जो, यानी प्रकृति है जो, उसमें एक एबिलिटी है, उसमें एक योग्यता है। क्या करने की योग्यता है कि वो इंसान की जितनी भी फीलिंग्स होती है, जो बेकार फीलिंग होती है, यानी जो एक डरावनी फीलिंग होती है जिससे इंसान डरता रहता है, या फिर ये नेचर है जो, ये नेचर की एबिलिटी दिखाता है टू मेक अस फील बेटर, यानी कि नेचर हमें क्या करती है, हमारी परिस्थितियों में, जो हमारी कठिन परिस्थितियाँ होती है लाइफ की, उनमें ये हमें क्या फील करवाती है, नेचर बेटर फील करवाती है, यानी हमारे सभी दुखों से हमें ये राहत पहुंचाती है। अब देखिए नेचर पर्सोनिफाइड एज सी, इसमें नेचर को, इस पोइम के अंदर, थैनाटोप्सिस के अंदर नेचर को पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी नेचर का मानवीकरण किया गया है, यानी कि इंसान की तरह इसको दिखाया गया है। और शी के रूप में, शी क्या होता है, एक लेडी के रूप में, एक औरत के रूप में नेचर को दर्शाया गया है इस पोइम के अंदर। व्हेन वी स्टार्ट टू वरी अबाउट डेथ, यानी क्या होता है, जब इंसान अपनी डेथ के बारे में चिंतित होता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, तो उसे क्या करना चाहिए, वी शुड गो आउटसाइड, तो हमें क्या करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, नेचर के गोद में जाना चाहिए, गो आउटसाइड एंड लिसन टू द वॉइस ऑफ नेचर, और वहाँ पर जाकर हमें वॉइस सुननी चाहिए, आवाज़ सुननी चाहिए, किसकी आवाज़, नेचर की आवाज़, क्योंकि यही है जो हमें सभी दुखों से राहत पहुंचा सकती है, ये इस पोइम के अंदर बताया गया है। तो इतनी बात आपको यहाँ से बस याद रखनी है, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं आने वाला। उसके बाद देखिए सेवंथ आते हैं हमारे R.W. एमर्सन। देखिए R.W. एमर्सन की बात करें तो ये अमेरिका की फेमस पोइट रहे हैं R.W. एमर्सन। ये देखिए एक एसेइस्ट भी रहे हैं, एक लेक्चरर रहे हैं, एक पोइट भी रहे हैं। हु लेड द ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट, जिन्होंने किसका नेतृत्व किया, जिन्होंने नेतृत्व किया है ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट। अब देखिए ये मूवमेंट क्या होता है, एक आंदोलन। ट्रांसडेंटलिस्ट क्या है यहाँ पर, ये मूवमेंट है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट है जो, ये एक अमेरिकन मूवमेंट था, तो आप इसको राइट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, ये नेट के एग्जाम में आ चुका है, आपका KVS में भी ये पूछा जा चुका है। तो देखिए ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट ये है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इट इज़ एन अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट
स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में स्टार्ट हुआ था। एंड R.W. इमर्सन, यानी कि R.W. मीन्स क्या होगा इसकी अगर फुल फॉर्म करें तो राल्फ वाल्डो इमर्सन, राल्फ वाल्डो एमर्सन, R.W. एमर्सन is the key figure. R.W. Emerson is the key figure, and we can say that he led this movement. He led this movement. R.W. Emerson is the key figure of this movement. तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और देखिए R.W. इमर्सन ने तो ये स्टार्ट किया, इसका नेतृत्व किया, और इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट जो पोइट है इसमें इंक्लूड थे, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखिए R.W. इमर्सन है जो इनकी फेमस पोइम्स भी रही है। तो पोइम्स देखिए आप यहाँ पर लिखिए। फर्स्ट पोइम है जो इनकी, पोइम्स लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा पोइम है इनकी। और सेकंड आती है यूरियल। और थर्ड है इनकी मोस्ट फेमस पोइम, वो रहेगी नेचर, जिसमें इन्होंने देखिए नेचर पोइम में इन्होंने क्या बताया है, नेचर के 4 यूजेस के बारे में बताया है। नेचर के 4 यूजेस, तो वो कौन से रहेंगे? फर्स्ट देखिए यहाँ पर रहेगा कमोडिटी। फर्स्ट यूज नेचर का क्या होता है? कमोडिटी। तो आप लिखते जाइए इनको। फर्स्ट है कमोडिटी, सेकंड रहेगा इसका यूज डिसिप्लिन, थर्ड रहेगा ब्यूटी, एंड फोर्थ रहेगा लैंग्वेज। तो ये हमारे नेचर के 4 यूजेज है जो यहाँ पर पोइट ने बताए हैं इस पोइम के अंदर। तो इतनी बातें आपको R.W. एमर्सन से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। उसके बाद देखिए 7th है जो हमारे अमेरिकन राइटर, वो है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो देखिए हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इज द फर्स्ट अमेरिकन टू ट्रांसलेट दांतेस एलिगरीज द डिवाइन कॉमेडी। अब देखिए ये फर्स्ट अमेरिकन राइटर है जिन्होंने फेमस राइटर दांते की एलिगरी में से द डिवाइन कॉमेडी को ट्रांसलेट किया, एंड वन ऑफ द 5 फायरसाइड पोइट्स। और देखिए 5 फायरसाइड पोइट्स में से ये एक माने जाते हैं। तो देखिए जो फायरसाइड पोइट्स क्या है, ये एक ग्रुप है पोइट्स का, और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम करते हैं इसके जो मोस्ट फेमस वर्क्स है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इनके फेमस वर्क्स में से सबसे पहले आप करोगे पोल रिवरीज राइड। पोल रिवरीज राइड इनका फेमस वर्क है। अब देखिए इसमें क्या है, एक स्पीकर है, इसमें वो एक लैंडलॉर्ड है यानी एक जमींदार है। तो वो जमींदार है जो वो एक स्टोरी सुनाता है अपने फ्रेंड्स को, किसके बारे में? पोल रिवरी के बारे में। देखिए स्टोरी में कुछ भी नहीं है खास, बस ब्रिटिश है जो क्या करते हैं, एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर मार्चिंग कर रहे हैं, यानी कि एंट्री कर रहे हैं, और जिनको ये जो पोल रिवरी है ये राइड करता है रात के टाइम में, मिडनाइट का टाइम है उस वक्त। तो ये क्या करता है, मिडनाइट में राइड करता है और उनको देखता है। और कब का दिन है ये? 18 अप्रैल का दिन है ये 1775 में, यानी 18 अप्रैल 1775 की आधी रात का समय है जब ये पोल रिवरी है जो राइड करता है। और इसकी स्टोरी कौन सुना रहा है? यहाँ पर स्पीकर है जो एक लैंडलॉर्ड है। ये अननेम्ड स्पीकर है, इसका नाम नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना है। स्पीकर कौन है? एक लैंडलॉर्ड। और किसकी स्टोरी सुनाता है? पोल रिवरी की। और यहाँ पर क्या है, ये कब राइड करता है? तो ये मिडनाइट के टाइम 18 अप्रैल 1775 को। उसके बाद जो मोस्ट फेमस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, जो जिसका नाम है इवेंजलिन, और इसका सब टाइटल पूछा गया था एग्जाम में। तो इवेंजलिन का सब टाइटल क्या है? वो है अ टेल ऑफ अकेडी। अकेडी क्या है? देखिए ये अकेडियन है, अकेडियन पीपल है जो, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है अकेडी, अ टेल ऑफ अकेडी।
जो क्या है, इवेंजलिन का सब टाइटल है। तो ये जो इनके वर्क है इवेंजलिन है, जो इवेंजलिन की मैं आपको समरी बताऊंगी क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए जो ये इवेंजलिन है इसकी समरी की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस विलेज की स्टोरी है। तो एक विलेज है जिसका नाम है ग्रांड परी। तो ग्रांड परी नामक एक विलेज है, इस विलेज में इवेंजलिन रहती है। और कौन रहता है, इवेंजलिन के फादर, और भी बहुत से लोग हैं जो कौन है, फार्मिंग का काम करते हैं ज्यादातर इस विलेज में रहने वाले लोग। और जो इवेंजलिन है इसके फादर का नाम है बेनेडिक्ट वेलीफोंटेन। बेनेडिक्ट वेलीफोंटेन है जो इसके फादर है इवेंजलिन के। इन करेक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे ये। तो इवेंजलिन है जो इसके फादर है बेनेडिक्ट वेलीफोंटेन। तो ये क्या है, ये एक फार्मर है। इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये एक फार्मर है। और उसके बाद बात करें, देखिए इवेंजलिन का लवर है जिसका नाम क्या है, गैब्रियल। तो इवेंजलिन के लवर का नाम है गैब्रियल। और गैब्रियल की फादर है जो ये भी देखिए बेसिल द ब्लैकस्मिथ, ये एक ब्लैकस्मिथ का काम करते हैं। और ये इवेंजलिन के फादर बेनेडिक्ट के बेस्ट फ्रेंड है। तो ये आपको याद रखना है, बेनेडिक्ट के बेस्ट फ्रेंड कौन है, बेसिल द ब्लैकस्मिथ, जो किसके फादर है, गैब्रियल के। और गैब्रियल और इवेंजलिन कौन है, ये दोनों आपस में लव करते हैं, तो ये लवर है, यानी इवेंजलिन गैब्रियल की बीलव्ड है। अब देखिए फादर लेवनोक नाम का एक करेक्टर है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये क्या करता है, देखिए इसको इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर इसको विजडम एंड पेशेंस का सिंबल बताया गया है, यानी एक सिंबॉलिक फिगर है ये, जिसको विजडम एंड पेशेंस का सिंबल बताया गया है। अब देखिए ये जो फादर लेवनोक है ये एक मैसेंजर के रूप में आता है। जब बेनेडिक्ट एंड बेसिल ये दोनों बेस्ट फ्रेंड जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कौन आता है यहाँ पर, फादर लेवलैंक नाम का व्यक्ति आता है। तो ये फादर लेवलैंक आता है जो क्या करता है, एक मैसेज लेकर आता है। क्या मैसेज लेकर आता है कि जो ब्रिटिश है वो इनके बे में एंटर कर चुके हैं, यानी इनके खाड़ी की तरफ एंटर कर चुके हैं और इनके विलेज में एंटर करने वाले हैं। पर जो बेनेडिक्ट है यहाँ पर, बेसिल एंड बेनेडिक्ट दोनों आपस में बातें करते हुए क्या निर्णय लेते हैं कि शायद जो ब्रिटिश है वो क्या करने आए होंगे, शायद वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए होंगे, उनसे फ्रेंडशिप चाहते हैं वो। पर होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ब्रिटिश है वो क्या करने आते हैं, यहाँ कब्जा करने के लिए आते हैं। और फिर क्या होता है, जो ये फादर लेवलैंक है ये बात कर रहा होता है इन दोनों के साथ, तो एक स्टोरी सुनाता है ये। तो स्टोरी के अंदर स्टोरी कौन सुनाता है, तो वो है फादर लेवलैंक। तो फादर लेवलैंक है जो क्या सुनाता है, टेल्स एन ओल्ड एंड फैमिलियर टेल, एक पुरानी और एक परिचित सी कहानी सुनाता है, जानी पहचानी, जो किसके बारे में है, ऑफ हाउ गॉड redeemed a young woman who was to die unjustified। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाता है, एक ऐसी लेडी की कहानी सुनाता है जिसको भगवान शायद बनाकर भूल गया हो। रिडीम्ड क्या होता है, बनाकर भूल जाना। तो क्या सुनाता है वो कि शायद भगवान एक ऐसी औरत है जिसको बनाकर भूल गया है, तो ये स्टोरी सुनाता है। और उसके बाद क्या होता है वहां पर, ही ऑफिशिएट्स द मैरिज ऑफ इवेंजलिन एंड गैब्रियल। और उसके बाद वो गैब्रियल और इवेंजलिन की मैरिज की घोषणा करता है ऑफिशियली कि हमें इन दोनों की मैरिज कर देनी चाहिए। दोनों इनके जो बच्चे हैं तो इनकी मैरिज करने के लिए वो एग्री कर लेता है। तो देखिए अगले दिन क्या होता है, जो ये फैमिली है इनका सेलिब्रेशन चल रहा होता है, सभी विलेज पीपल यहाँ पर आते हैं इनके घर में। पर उसी टाइम क्या होता है, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश आर्मी या फिर ब्रिटिश पीपल सोल्जर जो भी है वो एंटर कर जाते हैं चर्च में जहां पर इनकी मैरिज हो रही होती है। और जैसे ही वो एंटर करते हैं तो बेसिल उनको क्या करता है, बेसिल उनको बुरा भला कहता है, उनको कोसता है, कर्ज करता है वो। पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिल को वो धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। और इस तरह से उनको उनके गांव से, जितने भी पीपल है विलेज पीपल, सबको उनके गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद ये सभी क्या होता है, अब देखिए इंग्लिश मार्च शिप्स टू द चर्च। अब देखिए इंग्लिश की तरफ किस तरफ मार्च करते हैं, अपनी शिप्स को लेकर चर्च की तरफ जाते हैं और चर्च में एंटर कर जाते हैं। फादर फेलिसियन ट्राइज टू काम द क्राउड। अब जैसे ही लोग इधर उधर भागते हैं डर के मारे, तो फादर फेलिसियन है यहाँ पर, ये क्या करता है, एक और कैरेक्टर है ये फादर फेलिसियन, सबको काम करने की कोशिश करता है, यानी वो सबको शांत करवाने की कोशिश करता है। और क्या करता है, वो एक लेसन देता है, यहाँ पर एक स्पीच देता है, वो आपको याद रखनी है। क्या लेसन है उसका,
लेसन ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, यानी कि प्यार का लेक्चर देता है कि सभी को प्यार से रहना चाहिए, और माफी का लेक्चर देता है कि हमें सभी को माफ कर देना चाहिए अगर किसी से गलती हुई है। तो ये लेक्चर कौन देता है, ये लेसन कौन यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, तो वो है फादर फेलिसियन। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, ऑल सेपरेटेड। तो उसके बाद क्या होता है, ऑल सेपरेटेड, सभी सेपरेट हो जाते हैं। इवेंचुअली और कहीं पहुंच जाता है, और जो गैब्रियल और कहीं, सभी इससे पहले कि सभी बिछड़ते हैं, सेपरेट होते हैं, तो इवेंचुअली एंड गैब्रियल आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने प्यार को हमेशा सच्चा रखेंगे एक दूसरे के प्रति, यानी वो अपने प्यार को कभी भी खराब नहीं होने देंगे, उस पर दाग नहीं लगने देंगे, ये दोनों प्रॉमिस करते हैं। और इस तरह से सभी बिछड़ जाते हैं, अपने अपने सामान को लेकर, अपने पोजेशंस को लेकर सभी यहाँ वहां चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एन इंडियन वुमन टेल्स हर सैड स्टोरेज। उसके बाद देखिए कई दिनों तक ये सभी इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई किसी कोस्ट पे जाके अपना निवास स्थान बना लेता है, यानी कि किसी तट पर जाकर समुद्र के, और कोई कहीं पहुंच जाता है, और इस तरह से किसी का पता नहीं चलता, सभी आपस में बिछड़ जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, जो ये ब्लैक स्मिथ है, बैसिल है, जो कि गैब्रियल का फादर है, वो मिलता है, किसको मिलता है, वो इवेंचुलिन को। तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो सभी कहाँ रुक जाते हैं, ये पूरा एक ग्रुप बना होता है, तो इवेंचुलिन और उसका ग्रुप सारे बैसिल के घर में आते हैं। तो बैसिल और इवेंचुलिन अब किसकी खोज में निकल पड़ते हैं, वो निकल पड़ते हैं गैब्रियल की खोज में। पर उससे पहले की बात है, पहले ही जो बेनेडिक्ट है, जो इवेंचुलिन के फादर है, वो पहले से ही मर चुके होते हैं, यानी कि जब वहां पर ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने ही इसको शायद मार दिया होगा, और इनका पूरा जो विलेज है, ग्रांड प्री है, उसको बर्न कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है पूरी तरह से। तो ये आपको याद रखना है, गांव जला दिया जाता है और इसके पिता मर जाते हैं। और इवेंचुलिन और बैसिल किसकी अब सर्च करते हैं, किसकी खोज में, किसकी क्वेस्ट में जाते हैं, तो वो किसकी क्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है गैब्रियल की। तो गैब्रियल की खोज में जब वो निकल जाते हैं तो रास्ते में क्या मिलती है, इंडियन वुमेन मिलती है। ये आपको याद रखना है, कौन सी वुमेन है, इंडियन वुमेन। किसको मिलती है, वो इवेंचुलिन को मिलती है। अब क्या होता है, एन इंडियन वुमेन टेल्स हर सैड स्टोरीज टू इवेंचुलिन। अब इवेंचुलिन को वो अपने लाइफ की सैड स्टोरी सुनाती है कि क्या कुछ उसकी लाइफ में इवेंट्स हुए थे, यानी कि उसकी लाइफ में क्या कुछ घटित हुआ था। तो ये सभी वो उसको बताती है, एक एक करके अपनी सैड स्टोरी सुनाती है। अब इवेंचुलिन है जो wonders if she chasing a phantom। अब देखिए इवेंचुलिन बिल्कुल हैरान रह जाती है जब उसको पता चलता है कि वो अब तक किसके पीछे चल रही थी, किसका पीछा कर रही थी, अब तक एक भूत का, एक प्रेत का पीछा कर रही थी, क्योंकि ये औरत है जो अब मर चुकी है, और ये मरी हुई ही क्या सुनाती है, इवेंचुलिन को अपनी सैड स्टोरी सुनाती है। अब उसके बाद क्या होता है, 1 year प्लेग फॉल्स। अब 1 साल हो जाता है इस बात को, और देखिए 1 साल बाद प्लेग फैल जाता है पूरे के पूरे जगह पर वहां पर। और तो क्या होता है वहां पर, सी वंडर्ड एंड क्राइड टू सी गैब्रियल। और उसी प्लेग के बीच में जब ढूंढते ढूंढते उनको गैब्रियल मिलता है, जो कि नीचे पड़ा होता है, पूरी तरह से हॉट है, गर्म है वो बिल्कुल, एंड फीवर ऑफ डाइंग। और देखिए मरने की कगार पर है, इतना तेज बुखार है उसको कि वो मरने की कगार पर होता है। ट्राइज अटर हर नेम। और गैब्रियल उसको देखते ही, इवेंचुलिन को देखते ही क्या करता है, उसका नाम लेने की कोशिश करता है, पर होता क्या है, सी नील्स। अब जो इवेंचुलिन है जैसे ही गैब्रियल को देखती है, वो अपने घुटनों के बल नीचे झुक जाती है और उसको किस करती है, और लास्ट में क्या होता है, दोनों ही मर जाते हैं यहीं पर। तो ये इवेंचुलिन की एक दुखी, मतलब शोक व्यक्त करने वाली स्टोरी होती है, जिसमें इवेंचुलिन एंड हर लवर गैब्रियल बोथ डाइड। उसके बाद देखिए दोनों के दोनों वर्क्स है जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। और थर्ड देखिए सॉन्ग ऑफ हियावाथा। सॉन्ग ऑफ हियावाथा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इंडिया की सुपीरियर लेक है उस पर ये स्टोरी है सॉन्ग ऑफ हियावाथा की, ये आपको याद रखना है। और देखिए हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है जो, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, ये आपको याद रखने हैं। तो वो क्या क्या रहेंगे, देखिए ये फायरसाइड पोइट्स में से है। तो फायरसाइड पोइट्स कितने हैं टोटल, नेक्स्ट याद रखिए ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट पढ़ा है हमने, और उसके बाद आ जाता है फायरसाइड पोइट्स, ये आपको याद रखने हैं फायरसाइड पोइट्स। तो ये कौन है फायरसाइड पोइट्स, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इनमें आते हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो,
जेम्स रसेल लोवेल, ओलिवर वेंडल, तो थर्ड ये है। और उसके बाद फोर्थ आते हैं, वेंडल के बाद होल्मस, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, होल्मस। एंड फोर्थ यहां पर रहेंगे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जेम्स रसल लोवेल, ओलिवर वेंडल, जॉन ग्रीनलीफ वाइटियर यानी विटियर। ये आप याद रखोगे। तो देखिए टोटल कितने हुए, 4 ये है और 5th हेनरी है यहाँ पर। तो ये 5 फायरसाइड पोइट्स है, इनका ग्रुप आपको याद रखना है। और एक और चीज यहाँ से बताती हूँ कि जो वेस्टमिनिस्टर एबी है, वेस्टमिनिस्टर एबी, पोइट्स कॉर्नर इसको कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर एबी को पोइट्स कॉर्नर इसको कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ज्यादातर पोइट्स है, जो फेमस पोइट्स है, सभी को यहीं पर दफनाया गया है। पोइट्स कॉर्नर इसको कहा जाता है। और देखिए जो फर्स्ट अमेरिकन है जो, वो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है, जिनके बस्ट क्या होता है, मूर्ति होती है, एक अर्ध मूर्ति बोलते हैं जिसको। तो इनकी बस्ट को वेस्टमिनिस्टर एबी में लगाया गया है। तो वेस्टमिनिस्टर एबी में फर्स्ट जो बस्ट लगाई गई है वो किसकी है, वो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की ही है। यानी फर्स्ट अमेरिकन राइटर पोइट कौन है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिनकी बस्ट को वेस्टमिनिस्टर एबी में कोमेमोरेट के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है लॉन्गफेलो की, जो कौन सी रहेगी। फर्स्ट देखिए द सी साइड एंड द फायर साइड। अब फायर साइड से आप इसको लिंक करके भी याद कर सकते हो, फायर साइड पोइट है ये। द सी साइड एंड द फायर साइड इनकी पोएम है, मोस्ट फेमस है द साल्म ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है, द साम ऑफ लाइफ, ये भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, ये आपको करनी है जरूर, तो ये याद रखना। उसके बाद देखिए इनका फर्स्ट मेजर पोएट्री कलेक्शन का नेम याद रखना है, वॉइसेस ऑफ द नाइट, जो कि 1839 में पब्लिश हुआ था। ये कलेक्शन इनका पोएट्री कलेक्शन है, ये इनकी कई पॉइंट्स इनमें इंक्लूड की गई है इस कलेक्शन में। उसके बाद देखिए बैलेड्स एंड अदर पॉइंट्स, ये 1841 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद देखिए इनके बेस्ट फ्रेंड है R.W. एमर्सन, यानी बेस्ट फ्रेंड थी इनके, जिन्होंने इनको क्या कहा, कॉल्ड हिम अ स्वीट एंड ब्यूटीफुल सोल, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत आत्मा का इनको नाम दिया था। किसने दिया था, R.W. एमर्सन ने। तो ये आपको कुछ चीजें यहाँ से याद रखनी है लॉन्गफेलो के बारे में, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा।